हिना, तुम मुझसे किस हक की बात कर रही हो? जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम ऐसे सहम जाती हो जैसे तुम्हारी जान निकल रही हो। तुम्हारी सांसें तक रुक जाती हैं। अब बस, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, आरिफ ने रुख बदलते हुए कहा। प्लीज आरिफ, ऐसा मत कहो। आप जानते हो मुझे डर लगता है, हिना आंसू रोकते हुए बोली। बस कर दो यार, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं और इन महीनों में मैं 4 बार भी तुम्हारे पास नहीं आया, आरिफ ने गुस्से से कहा। तुमने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया कि मैं अपना सब्र खो दूं। जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं अपने आप पर काबू खो बैठूं। आरिफ कपड़े निकालने लगा। बड़ा जांबाज इंस्पेक्टर जिससे बदनाम मुजरिम भी पनाह मांगते थे, आज अपनी ही बीवी से पनाह मांग रहा था जो उसे अपने करीब तक आने नहीं देती थी। अब उसका सब्र टूटने लगा था। हिना बहुत मासूम थी, सिर्फ 21 साल की उम्र, इतनी नादान कि अपने शौहर की जरूरत को समझ नहीं पा रही थी। शावर में भी आरिफ अपने अंदर की जंग से लड़ रहा था। बाहर हिना आंसू बहा रही थी। वो कितनी कोशिश करती थी कि वो आरिफ के करीब जाए, उसे खुश करे, मगर उसका डर हर बार उसे पीछे धकेल देता था। जब भी आरिफ उसकी गर्दन को हल्के से छूता, वो बुरी तरह घबरा जाती, रोने लगती और आरिफ सारी रात बालकनी में सिगरेट लेकर खड़ा रह जाता। आज भी वही हाल था। 4 महीनों में हिना ने खुद को समझाने की अनगिनत कोशिशें की थीं। हर बार सोचा कि वो अपने डर को हराकर आरिफ को उसका हक देगी, लेकिन जब वक्त आता एक अनजाना डर उसे फिर हरा देता। आरिफ बाहर आया तो हिना अब भी रो रही थी। क्यों? अब किस बात का रोना शुरू कर दिया? उसका लहजा पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था। हिना तुरंत बैठकर अपने आंसू पोंछने लगी। आई एम सॉरी। उसका हल्का गुलाबी चेहरा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। आरिफ ने गहरी सांस लेकर स्टेशन जाने की तैयारी शुरू की। हिना सोच रही थी, मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूं, बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो तो आरिफ की तरफ देखना तक डरती थी। रोना बंद करो, मुझे देर हो रही है। जाओ, नाश्ता लाओ, उसने बेल्ट लगाते हुए कहा। हिना फिर रोने लगी। हिना, तुम वाकई मुझे तंग कर रही हो। गलती भी तुम्हारी है और सजा भी तुम मुझे देती हो। क्या आप नाराज हो गए? हिना ने डरते हुए पूछा। आरिफ का दिल किया कहे, मेरे नाराज होने से फर्क पड़ता भी है तुम्हें? लेकिन उसकी कांपती आंखें देख उसने खुद को संभाला। नहीं, नाराज नहीं हूं। जाओ शाबाश, नाश्ता तैयार करो, वरना मैं भूखा ही जाऊंगा। उसकी नरमी से हिना के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। मैं अभी नाश्ता लाती हूं, आप बिना खाए मत जाइएगा। वो भागती हुई बाहर गई। आरिफ ने एक लंबी सांस ली। काश वो इसी तरह मेरे पास भी भाग कर आती। अपने आप से बुदबुदाया, बस कर दे इंस्पेक्टर आरिफ, यूं ही सोचते सोचते कहीं अकेले न रह जाएं। वो बाहर आया तो किचन से हिना और उसकी ननद ज़ारा की हंसी की आवाज आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, उसने सलाम किया और बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज तो मेरा शहजादा बहुत खूबसूरत लग रहा है, राबिया बेगम ने दुआ दी। माँ, हर माँ को अपना बेटा ही प्यारा लगता है, ज़ारा हंसते हुए बोली। आरिफ मुस्कुराया, तुम तीनों ही मेरी आंखों के तारे हो। राबिया बेगम ने पास खड़ी हिना का हाथ पकड़ा, वो भी मुस्कुराकर बैठ गई। ताईजान, इस घर की रौनक तो आपसे है, हिना ने नरमी से कहा। 21 साल की लड़की की इतनी समझदारी देखकर आरिफ उसे देखने लगा। सब जानता था, बस वही नहीं जो सबसे जरूरी था। अम्मी जान, आज वापसी में देर होगी, उसने कहा। तुम्हारी खाला आ जा रही हैं बेटा, राबिया बेगम बोली। ठीक है अम्मी, कुछ दिन तो रुकेंगी। वह उठ गया। हिना भागकर उसका वॉलेट और चाबियां लेकर आईं। अल्लाह हाफिज अम्मी जान, उसने चीजें लेते हुए कहा, और हिना को देख मुस्कुराया। जानबूझकर चाबियां छोड़ दी थीं ताकि तुम देने आओ। वो उसकी नाक से अपनी नाक हल्के से छुआकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हिना वहीं ठिठक गई जैसे सांस रुक गई हो। सब कुछ अच्छा था, प्यार करने वाला शौहर, अच्छा घर, प्यारे रिश्ते। वो खुद को खुशकिस्मत समझती थी, पर उसे नहीं पता था कि जल्दी ही यही सब उसकी परीक्षा बनने वाला है। उधर आरिफ स्टेशन पहुंचा ही था कि एक केस के चलते उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। रात बहुत देर से घर लौटा। टीवी लाउंज में हिना सोफे पर सोई हुई मिली, इंतजार करते करते। टीवी पर बच्चों का शो चल रहा था। आरिफ ने गहरी सांस ली। ये लड़की अभी भी छोटी सी बच्ची है, कैसे बड़े बड़े जज्बात समझेगी। उसने रिमोट हटाकर हिना की एक लट पीछे की। वह खोसा गया। हिना ने आंखें झपकाईं। अरे आरिफ, आप आ गए? उसकी नींद से भरी आंखें देखकर आरिफ का दिल धक्कर उठता था। खाना लगा दूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरिफ ने एक झटके में उसे बाहों में भर लिया। खाना खाकर आया हूं, सिर्फ सोना है। वह उसे कमरे में ले गया। हिना धीरे से बोली, पक्की बात है ना? सोना ही है? आरिफ हल्के से मुस्कुराया। हाँ मेरी जान, सिर्फ सोना, लेकिन हक से सोना चाहता हूं। उसने उसके माथे को चूमा और बाथरूम चला गया। जब तक वो दोबारा आया, हिना सो चुकी थी।
वह उसके पास लेटकर कंफर्टर उड़ाते हुए उसे सीने से लगा लिया। उसने अपनी नाक उसकी गर्दन पर हल्के से रगड़ी और आंखें बंद कर लीं। वो अपने जज्बात पर काबू रखना जानता था, सिर्फ अपनी बीवी की खातिर, क्योंकि वो जानता था कि हिना अभी उसकी मोहब्बत की शिद्दत सहन करने की ताकत नहीं रखती थी। रात के सन्नाटे में उठती हल्की हल्की आहटें, रात गहरी और खामोश थी। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी नाइट लाइट जल रही थी। आरिफ नींद में था, लेकिन उसकी बाहें अब भी हिना को अपने सीने से लगी हुई थीं, जैसे वो डरता हो कि कहीं उसकी नन्ही बीवी फिर से सहमकर उससे दूर न हो जाए। करीब आधी रात को हिना को हल्की प्यास लगी। उसने धीरे धीरे हिलने की कोशिश की ताकि आरिफ की नींद न टूटे, लेकिन जैसे ही वो उठने लगी आरिफ की पकड़ थोड़ी कस गई। वह उनींदी आवाज में बोला, कहाँ जा रही हो? हिना सकपकाकर बोली, पानी पीना है। आरिफ ने उसकी कमर से अपना हाथ हटाया नहीं। रुको, वो धीमे से बोला। वो उठ गया, बॉटल से पानी डाला और उसे अपने हाथों से पिलाया। हिना जैसे ही पानी पी रही थी, उसकी आंखें आरिफ से मिलीं और पल भर को उसका दिल फिर डर गया। आरिफ ने आंखों के कोनों से उसे देखा और बोला, डरो मत, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हारी आदत डाल रहा हूं। हिना का दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से सिर हिलाया और वापस लेट गई, लेकिन आरिफ ने लेटते ही उसे अपनी बाहों में खींच लिया, इस बार उससे ज्यादा करीब, इतना करीब कि हिना की सांसें फिर तेज होने लगीं। आरिफ, उसकी आवाज हल्की कांपी। कुछ नहीं कर रहा, उसने उसके कान के पास धीरे से कहा। बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। उसने हिना के बालों में चेहरा छिपा लिया। कुछ देर बाद जब हिना की सांसें शांत होने लगी, तभी बाहर गली से पुलिस सायरन की हल्की आवाज आई। आरिफ चौंक कर उठ बैठा। ये तो मेरे थाने का सायरन है। उसने घड़ी देखी। रात के 2 बजे थे। मोबाइल पर कॉल आने लगी। SHO सलीम का फोन था। सर, तुरंत आना पड़ेगा, उधर से आवाज आई। एक बहुत अहम केस पलट गया है। शहर भर की टीम बुला ली गई है। आरिफ ने आंखें बंद की। वो चाहता नहीं था कि अभी जाता, क्योंकि वो हिना को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, मैं निकल रहा हूं, उसने फोन काटकर कहा। हिना ने आंखें झपकाईं। आप जा रहे हैं? हाँ, ड्यूटी है। वो उठकर कपड़े पहनने लगा। तुम डरना नहीं, मैं जल्दी आऊंगा। हिना उठकर खड़ी हुई, उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। मैं आपके साथ दरवाजे तक चलूं? आरिफ ने उसे पहनने दिया। चलो। दोनों कमरे से बाहर आए। घर में सब सो रहे थे। लाउंज में हल्की रोशनी थी। दरवाजे तक पहुंचकर आरिफ ने उसके दोनों गालों को अपने हाथों में लिया। हिना, एक बात याद रखना, उसकी आवाज बहुत धीमी और बहुत गहरी थी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस इंतजार कर रहा हूं। हिना की आंखें भर आईं। मैं कोशिश करूंगी, प्लीज मुझसे दूर मत होना। हिना की आवाज कांप गई। आरिफ ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी नाक को छुआ। नहीं होऊंगा, लेकिन तुम भी कोशिश करना बंद मत करना। वो गाड़ी में बैठा और धीरे धीरे गेट से निकल गया। रात के 2:30 बजे थे। हिना अंदर लौटी ही थी कि अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह अकेली थी और अंधेरा उसे हमेशा डराता था। वो दरवाज़ा बंद करके वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक पीछे से किसी के चलने की हल्की आवाज़ आई। उसका दिल एकदम रुक सा गया। हिना पलटी और देखा कि उसकी खाला साहिबा जो शाम को आई थीं वो सीढ़ियों से उतर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा सरूर था। हिना बेटा, तुम अब तक जाग रही हो? खाला ने पूछा। उनकी आवाज़ में एक गैर जरूरी मिठास थी जो पहले नहीं थी। हिना ने घबराकर कहा, जी, आरिफ अभी केस के लिए गए हैं। खाला ने होठों पर मुस्कान लाई। अच्छा, तो आरिफ घर पर नहीं है? हिना को पहली बार उनकी मुस्कान अजीब लगी, जैसे वो किसी और तरह का मतलब छिपा रही हों। नहीं, हिना ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है। खाला अब और पास आ गईं। तुम जाओ, सो जाओ, कल सुबह कुछ बात करनी है तुमसे, बहुत जरूरी बात। हिना के कदम ठिठक गए। कैसी बात? उसने पूछा। खाला ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखते हुए कहा, कल बता दूंगी, अभी बस अच्छा बच्चा बनकर सो जाओ। पर उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जिसने हिना के दिल में एक अनजाना डर बैठा दिया, ऐसा डर जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो अपने कमरे में जाकर लेट तो गई, लेकिन नींद नहीं आई। उसे पता नहीं था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन बनने वाला था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छुपी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। निसा धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसके कदमों की आवाज भी जैसे डरते डरते जमीन को छू रही थी। अयान अब भी फाइलों में व्यस्त था, पर उसकी नजरें हर कुछ सेकंड में निसा पर टिक जाती थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। अयान, निसा की धीमी आवाज ने कमरे की हवा को हल्का सा हिला दिया।
अयान ने पेन नीचे रखा, गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। वही सख्त, तेज पुलिस अफसर की आंखें, जो इस वक्त सिर्फ अपनी डरी हुई पत्नी को समझने की कोशिश कर रही थीं। हाँ, बोलो निसा, मैं सुन रहा हूं। उसकी आवाज में अब कठोरता नहीं थी, सिर्फ थकान और एक अजीब सा दर्द। निसा ने कांपते हाथों से अपनी चूड़ियां पकड़ी। मैं कोशिश कर रही हूं, सच में। पर आप जितना गुस्सा होते हो ना, मुझे लगता है कि मैं फिर कुछ गलत कर दूंगी। अयान की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं, जैसे खुद पर गुस्सा आ गया हो। वो उठा, धीरे धीरे उसके पास आया, इतना करीब कि निसा की सांसें उलझती चली गईं। पर इस बार उसने उसे छुआ नहीं, बस उसके सामने खड़ा होकर बहुत धीमे से बोला, मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करूंगा, पर कोशिश जरूर करूंगा। तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए मुझसे, निसा। मैं तुम्हारा शौहर हूं, दुश्मन नहीं। निसा की आंखों में पहली बार थोड़ा भरोसा चमका। उसे लगा जैसे अयान का सख्त कवच थोड़ा सा टूट गया हो। पर बिल्कुल उसी पल दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ढम ढम ढम। अयान की पूरी बॉडी एकदम तन गई। चेहरा फिर से वही खतरनाक, तेज पुलिस अफसर वाला हो गया। सर, केस में नया सबूत मिला है, तुरंत चलना होगा। और फिर उनके बीच बन रहा वो नाजुक सा रिश्ता एक बार फिर अधूरा रह गया। दरवाजे पर हुई तेज दस्तक के बाद कमरा फिर से तनाव से भर गया था। अयान की आंखों में अभी अभी जो नरमी आई थी, वो एक झटके में गायब हो गई। उसने निसा की ओर बस एक छोटा सा अधूरा सा लम्हा देखा, जैसे कहना चाहता हो, मुझे जाना पड़ेगा, मगर शब्दों में बयां नहीं किया। दरवाजा खुला। 2 कांस्टेबल खड़े थे, फाइलें, तस्वीरें और अर्जेंसी से भरे हुए। सर, इस केस में जिस इंसान को हम ढूंढ रहे थे, उसकी लोकेशन मिल गई है। लेकिन मुद्दा यह है कि वो यहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और शायद हथियारबंद भी। अयान का पूरा कड़क व्यक्तित्व वापस आ चुका था। आवाज ठंडी, नापी तुली और बेहद फोकस्ड। कार तैयार करो, मैं अभी आता हूं। कांस्टेबल तुरंत बाहर निकल गए। कमरे में अब बस अयान और निसा थीं। लेकिन दोनों के बीच जो हवा थी, वो कह रही थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। निसा ने डरते हुए धीरे से पूछा, आप ख्याल रखना और जल्दी वापस आ जाना। अयान ने एक पल के लिए रुककर उसे देखा, वो नज़र जिसमें पहली बार कहीं दूर से थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ा अपनापन और बेहद हल्के से छुपा हुआ स्नेह झलक रहा था। उसने सिर हिलाया, मैं वापस आऊंगा, तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, कोई भी आवाज़ हो बाहर मत आना। ये कहते हुए वो मुड़ा, अपनी बंदूक उठाई, बैग जेब में रखा और भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे के बंद होते ही निसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पता था, अयान सिर्फ उसका पति नहीं, एक पुलिस अफसर भी है, और आज की रात दोनों आइडेंटिटीज की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कमरे का सन्नाटा उसे काट रहा था। घड़ी की टिक टिक भी डराने लगी थी। निसा खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। सड़क पर हल्की हल्की धुंध थी, लाइटें झिलमिला रही थीं और कहीं दूर सायरन बजने की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वो आवाज़ जो उसने हमेशा टीवी पर सुनी थी, अब उसकी खुद की जिंदगी के ठीक बाहर गूंज रही थी। निसा ने हथेलियां जोड़ी और दुआ मांगी, हे अल्लाह, अयान को सलामत रखना। और उसी वक्त सायरन अचानक चीखते हुए एकदम तेज हो गया, जैसे कुछ बहुत खतरनाक, बहुत डरावना और बहुत करीब हो चुका था। सायरन की आवाज़ दूर से उठकर अब निसा के दिल तक उतर गई थी। उसकी उंगलियां खिड़की की जाली को कसकर पकड़ चुकी थीं। गली में हलचल बढ़ रही थी, लाइटें जल रहीं, लोग बाहर झांक रहे थे, लेकिन अयान का कोई पता नहीं। निसा का दिल हर सेकंड डर से सिकुड़ता जा रहा था। कुछ ही पलों बाद दूर सड़क के मोड़ पर अयान की पुलिस जीप तेजी से गुजरी, टायरों की चीख, धुएं का गुबार और उसके पीछे दौड़ते 2 और पुलिस वाहनों का शोर। निसा की सांसें अटक गईं। अयान, क्या तुम ठीक हो? वो खिड़की से हटकर कमरे में इधर उधर टहलने लगी। कदम कांप रहे थे, पसीने की बूंदें उसकी हथेलियों पर चमक रही थीं। लेकिन तभी किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। डाइनिंग टेबल पर अयान का मोबाइल रखा हुआ था। ये घर पर कैसे रह गया? निसा की आवाज कांप उठी। अयान कभी कभी भी ड्यूटी के समय अपना फोन नहीं भूलता था। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। वो फोन उठाने ही वाली थी कि दरवाजे पर हल्की, धीमी लेकिन काफी अजीब सी खटखटाहट हुई। ठक ठक ठक। निसा जम गई। खून जैसे कुछ पल के लिए रुक गया हो। वो आवाज न तो कांस्टेबल वाली थी, न अयान जैसी और न ही किसी पड़ोसी की। धीमी, खिंची हुई, जैसे कोई जानबूझकर धीरे से दरवाजे पर उंगलियां फेर रहा हो। कौन है? निसा ने कांपते हुए पूछा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही आवाज, और भी धीमी और भी करीब।
ठक ठक। निसा ने घबराकर पीछे कदम बढ़ाए। दिल तेजी से धड़क रहा था, होंठ सूख चुके थे, और तभी दरवाजे की नीचे वाली दरार से किसी की परछाई दिखाई दी। कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। निसा के हाथ से अयान का फोन फिसलकर जमीन पर गिर गया। स्क्रीन ऑन हुई और सबसे ऊपर एक नोटिफिकेशन चमका। निसा की आंखें फैल गईं। संदिग्ध, यानी वो अपराधी, अयान जिसको पकड़ने निकला था, वो यहाँ उनके घर के पास था, और शायद अब यही दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। दरवाजे पर एक लंबी, डरावनी खामोशी छा गई। निसा ने धीरे से एक कदम पीछे लिया, और तभी दरवाज़ा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अंदर की तरफ हिलने लगा। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिल रहा था, इतना धीरे कि जैसे कोई ये परख रहा हो कि अंदर कौन है और कितना डर रहा है। निसा की सांसें गले में अटक गईं। उसने कांपते हुए दरवाजे से दूरी बनाई, खिड़की से बाहर देखा। अयान की गाड़ी दूर निकल चुकी थी, आसपास कोई पुलिस नहीं और सड़क पर बेहद खामोशी। अचानक ठक, दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। एक बार, फिर दूसरी बार। खोलो, बहुत धीमी भारी अजीब आवाज आई। निसा के पैरों में से जैसे जमीन निकल गई। वो पीछे हटती चली गई, सोफे से, टीवी स्टैंड से, डाइनिंग टेबल से टकराती हुई। उसकी आंखों में डर का समंदर भर चुका था। और तभी अयान का फोन, जो फर्श पर गिरा था, एक कॉल से चमक उठा। कॉलर आईडी, हेडक्वार्टर्स अर्जेंट। निसा ने तुरंत फोन उठाया और स्लाइड कर लिया। हेलो, निसा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से तेज घबराई हुई आवाज। मेम, घर से बाहर मत जाइए। जिस संदिग्ध को हम ढूंढ रहे थे, वो आपके एरिया में देखा गया है। वो बहुत खतरनाक है और सर से बदला लेना चाहता है। निसा के हाथ सुन्न हो गए। वो दरवाज़ा, वो आवाज़, वो परछाई, वही था। और तभी दरवाज़ा पूरी ताकत से हिला। धड़ाम। निसा चीख भी नहीं पाई, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। वो दौड़ते हुए बेडरूम में घुसी और भीतर से लॉक कर दिया। सांसें अनियंत्रित थीं, दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से फटकर निकल जाए।